जी नमस्कार। आप सभी को हमारे इस चैनल में फिर और एक बार स्वागत। आज हम चंद्रमा से बनने वाले कुछ महान योगों के बारे में चर्चा करेंगे, जिनको सुनफा, अनफा और दुर्धरा कहा गया है। ये सभी योग कुंडली में कैसे घटित होते हैं, एक जातक को या फिर जातिका को इसका फल किस तरह मिलता है, इन सभी विषयों पर हम आज चर्चा करेंगे। आइए सुनफा योग से शुरू करते हैं। सुनफा योगमस्थ्याय द्वितीयस्थे यदि ग्रह स्वल्प द्रव्यम परित्यज्य महालक्ष्मी प्रसाधनम। अर्थात हम इसको अभी एक लग्न में या फिर एक कुंडली में इसको सिद्ध करके देखेंगे। मान लीजिए कि चंद्रमा आपके लग्न में है, द्वितीय भाव में कोई ग्रह है परंतु 12th हाउस में कोई ग्रह नहीं है। मतलब सुनफा योग तब बनता है जब चंद्रमा से द्वितीय भाव में कोई ग्रह स्थित होता है परंतु 12वें भाव में या फिर 12th हाउस में कोई ग्रह नहीं होता है। तो मैं जब बोल रहा हूं कि कोई ग्रह का मतलब यह है कि मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। जैसे हम पंच महापुरुष योगों के बारे में पहले से चर्चा कर चुके हैं कि पंच महापुरुष योग किन किन ग्रहों को लेकर बनता है, उसी तरह जो सुनफा, अनफा और दुर्धरा नामक योग है, हम जब आगे चर्चा करके जाएंगे, मैं जब ग्रहों के बारे में बता रहा हूं कि चंद्रमा किन किन ग्रहों को लेकर सुनफा, अनफा और दुर्धरा आदि योग का निर्माण करता है, तो यही 5 ग्रह है। जैसे पंच महापुरुष योग इन्हीं 5 ग्रहों को लेकर बना था, उसी तरह चंद्रमा भी इन्हीं 5 ग्रहों को लेकर सुनफा, अनफा, दुर्धरा आदि योग का निर्माण करेंगे। इसमें राहु, केतु, सूर्य की गणना नहीं होता है, सिर्फ मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि की गणना इसमें होता है। मान लीजिए कि मैंने इसको लग्न में सिद्ध करके दिखाया। आप मान लीजिए कि आपका सप्तम भाव में चंद्रमा स्थित है, तो ये हो गया अगर सप्तम भाव, तो सप्तम भाव का द्वितीय भाव कौन हुआ? षष्ठ भाव। तो चंद्रमा से जब इन्हीं 5 ग्रहों में एक ग्रह षष्ठ भाव में स्थित हो जाएंगे परंतु 12वें भाव में अगर कोई ग्रह ना हो, तो ये सुनफा नामक योग का निर्माण होगा। मान लीजिए 5 में से कोई ग्रह, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, सभी ग्रह या फिर एक ग्रह, इन 5 में से अगर द्वितीय भाव में चंद्रमा से स्थित हो जाएं, तो सुनफा नामक योग का निर्माण करते हैं। तो इसका फल क्या मिलता है एक जातक को? जो सुनफा योग में पैदा होता है वह राजा अथवा राजा के समतुल्य होता है। सुनफा योग वाले बुद्धिमान, धनवान और सुख्याति अर्जन करते हैं समाज में। इन सभी चीजों का लाभ या फिर उपभोग यह व्यक्ति या फिर जातक करता है। चंद्रमा मान लीजिए आपके लग्न में कहीं पर भी है, मैंने लग्न में सिद्ध करके दिखाया सप्तम में। उसी तरह अगर आपके दशम में चंद्रमा है, तो अगर ये दशम भाव हुआ तो दशम भाव का द्वितीय भाव कौन है? एकादश भाव। मान लीजिए कि बुध, मंगल, गुरु, शुक्र, शनि आदि इनमें से कोई भी एक ग्रह एकादश भाव में स्थित है परंतु 12th हाउस में कोई ग्रह नहीं है, तो ये सुनफा नामक योग का निर्माण होगा। उसी तरह चंद्रमा को आप कहीं पर भी स्थित करके देख सकते हैं। द्वितीय भाव में हो गया, द्वितीय भाव में अगर चंद्रमा है तो पराक्रम भाव में, अर्थात तृतीय भाव में अगर 5 में से कोई ग्रह है परंतु लग्न में कोई ग्रह नहीं है, तो ये सुनफा नामक योग का निर्माण होगा। उसी तरह आइए अभी देखते हैं अनफा योग के बारे में। चंद्रस्य पूर्वगे स्थानम यदि ग्रह संयुतम समृद्धि सुख मानुष्यम जनयते शोन्फ महान। चंद्रस्य पूर्वगे स्थानम यदि ग्रह संयुतम समृद्धि सुख मायुष्मान जनयते शोन्फ महान। अर्थात इसको लग्न में देखते हैं। जैसे हमने जाना कि सुनफा योग चंद्रमा से द्वितीय घर में कोई ग्रह होने से बनता है, उसी तरह अनफा योग
चंद्रमा से जब 12वें स्थान में कोई ग्रह होता है परंतु द्वितीय स्थान में कोई ग्रह नहीं होता है, कोई ग्रह मतलब मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, इनमें से कोई ग्रह जब चंद्रमा से 12वें स्थान में हो जाते हैं परंतु द्वितीय स्थान में नहीं होते हैं, खाली होता है द्वितीय स्थान, तब अनफा नामक योग बनता है। उसी तरह आप लग्न में किसी भी भाव में इसको सिद्ध करके देख सकते हैं। मान लीजिए कि भाग्य भाव में चंद्रमा है, भाग्य भाव का द्वितीय भाव कौन हुआ? दसम भाव। मान लीजिए कि शनि यहां पर स्थित है परंतु अष्टम भाव में कोई ग्रह नहीं है, तो ये अनफा नामक योग का निर्माण होगा। जो अनफा योग में पैदा होता है वह देखने में उत्तम होता है, उसकी सांसारिक भोग के साधन सभी उपलब्ध होते हैं, उत्तम वस्त्र धारण करता है और उसका शरीर स्वस्थ रहता है। तो ये 3 योग जो सुनफा, अनफा और दुर्धरा है, इनमें एक जातक को बहुत अच्छा या फिर सुफल प्राप्त होता है। अब आ जाइए दुर्धरा योग में। दुर्धरा योग कब बनता है? हमने जैसे देखा सुनफा योग चंद्रमा से द्वितीय स्थान में कोई ग्रह होता है परंतु 12वें स्थान में कोई ग्रह नहीं होता है, तो सुनफा बनता है। वैसे ही अनफा चंद्रमा से 12वें स्थान में जब कोई ग्रह होता है परंतु द्वितीय स्थान में नहीं होता है, तो अनफा बनता है। उसी तरह दुर्धरा नामक योग जब चंद्रमा के दोनों ओर अर्थात द्वितीय भाव और 12वें भाव में जब एक एक ग्रह या फिर एक से अधिक ग्रह स्थित होते हैं तो दुर्धरा नामक योग बनता है। मान लीजिए कि आपके चतुर्थ भाव में चंद्रमा है, बुध पंचम में, गुरु पराक्रम में, तो ये दुर्धरा नामक योग निर्माण हुआ। उसी तरह चंद्रमा को आप 12वें भाव में कहीं पर भी स्थित करके उसके दोनों ओर ग्रह रख के इसको देख सकते हैं। तो जो व्यक्ति दुर्धरा योग में पैदा होता है वो त्यागशील होता है, सुखी होता है और धनी होता है, समाज में पद प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। मूलतः शुभ फल इन सभी चीजों से प्राप्त होता है। अभी थोड़ा चर्चा करते हैं कि ये 3 योग चंद्रमा के आसपास कोई ग्रह होने से बनता है, ऐसा क्यों? सनातन धर्म में चंद्रमा को मन के कारक कहा गया है, ज्योतिष में मन के कारक कहा गया है। चंद्रमा चंचलशील है, चिंता के कारक है। अगर मन को आप लगाम विहीन कर लेंगे तो आप भटकेंगे, लक्ष्य आपका साधन नहीं हो पाएगा, मन आपको बुरी कर्म में लगाएगा। तो चंद्रमा के मन के कारक चंद्रमा है, तो चंद्रमा का जो प्रभाव है वो इसी तरह ही मिलता है। मान लीजिए कि सूर्य आपके 10वें भाव में है, शुक्र आपके 11 भाव में और बुध आपके 9वें भाव में। इसी तरह कहीं पर भी कोई ग्रह स्थित है, राहु, केतु, मंगल, तो सिचुएशन कुछ भी हो, प्लैनेटरी पोजीशन एक लग्न में, मैं अभी एक चीज बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। अगर सूर्य 10वें भाव में है, शुक्र अगर 11 भाव में है, तो इसका मतलब क्या है? एक साधारणतः मतलब क्या है कि सूर्य से शुक्र नजदीक है, शुक्र सूर्य के नजदीक है, बुध भी शुक्र के नजदीक है। अगर सूर्य के साथ कोई ग्रह है तो सूर्य के साथ होने के सूर्य के अति निकटतर हो गया है। तो सूर्य से जब कोई ग्रह निकटतर होता है, सूर्य का प्रभाव या रश्मि अधिक होने के कारण ये बुध को भी कंट्रोल कर लेता है। कोई भी ग्रह हो उसका प्रभाव पड़ जाता है सूर्य का उस ग्रह के ऊपर। उसी तरह चंद्रमा अगर मन के कारक है, उसको अगर हम लगाम लगाएंगे अर्थात उसके आसपास जब कोई ग्रह बैठ जाएगा या फिर कोई ग्रह रह जाएगा, स्थित हो जाएगा,
तो चंद्रमा को मूलतः एक प्रकार लगाम लगाया जा सकता है। तो ये राहु केतु सूर्य से क्यों नहीं होता है? राहु केतु की गणना मुख्यतः कोई भी शुभ ग्रह में या फिर शुभ योग में गणना नहीं किया जाता है। तो ये छाया ग्रह के स्वरूप है, तो इसको हम बाद दे देते हैं। और बाकी रहा सूर्य। मान लीजिए कि चंद्रमा आपके सप्तम भाव में है और सूर्य उसके 12th हाउस में है, तो इसका मतलब चंद्रमा अमावस्या के करीब हो रहे हैं। चंद्रमा अमावस्या के करीब है सूर्य के पास होने से, तो वैसे ही मन तो पीड़ित हो जाएगा। तो ये जो योग है, ये जो अच्छे योग है, इसका फल सूर्य से बहुत हद तक नहीं मिल पाएगा। इसीलिए मंगल, बुध, शुक्र, गुरु, शनि आदि की चर्चा इसमें कहा गया है, सूर्य को इसमें बाद दिया गया है। तो इसी तरह चंद्रमा योग बनाते हैं। अगर चंद्रमा के दोनों ओर कोई ग्रह नहीं है, मतलब इसका साधारणतः आप मूल रूप से यह सोच सकते हैं कि अगर दोनों ओर में ग्रह होते हैं, कोई एक या फिर दोनों साइड में दो ग्रह, तो मुख्यतः चंद्रमा अर्थात मन एक लगाव में आ जाता है। अगर दोनों ओर कोई ग्रह ना होते हैं तो ज्योतिष शास्त्र में, ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में इसको केमद्रुम नामक दुर्योग माना गया है। इसको सभी ज्योतिषकार ने इसको महान दुर्योग के नाम में गणना करते हैं। जैसे सुनफा अनफा दुर्धरा आदि योग हो गया, चंद्रमा से बनने वाला योग जिसका फल बहुत अच्छा होता है, उसी तरह केमद्रुम नामक योग बहुत अच्छा नहीं होता है, उसका कुफल बहुत ज्यादा होता है। इसका मतलब यही है कि चंद्रमा के अगर दोनों ओर कोई भी ग्रह नहीं है तो चंद्रमा मूल रूप से एक लगाम विहीन हो जाएगा, भटकने वाला बन जाएगा। तो इसलिए केमद्रुम नामक दुर्योग को बहुत खराब कहा गया है। हम एक अलग ही वीडियो केमद्रुम के ऊपर बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे सूत्र, बहुत सारी चीजें उसमें लागू होता है। उसके ऊपर हम विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।